अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के उड़ीसा स्टेट के ऑफिस बेयरर्स, संघ के ऑर्गेनाइजर्स, कैडर्स और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आए हुए विभिन्न स्टेट्स के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के मेरे देशवासियों, भारतवासियों, आज हम जो है 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे और 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे का जॉइंट सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये देश की पहली पार्टी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन डे और ह्यूमन राइट्स डे का सेलिब्रेशन जो है वो जॉइंट लेवल पर पहली बार देश में जो है वो स्टार्ट किया है। वी आर द फर्स्ट पार्टी इन दिस रिगार्ड जिन्होंने भारत के अंदर में ये जॉइंट सेलिब्रेशन जो है उसे स्टार्ट किया है और इस साल इसकी शुरुआत हुई है। अगले साल से पूरे 15 दिनों तक अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर इसका सेलिब्रेशन करेगी और सेलिब्रेशन ही केवल नहीं करेगी, जिसको मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव एक्शन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, उसके ऊपर में जो है हम लोग जो है वो एक्शन करेंगे। ऐसा करना क्यों जरूरी है? Why it is absolutely necessary to do this? This is a very important aspect that we must all understand. ये करना क्यों जरूरी है, किस लिए ये करना जरूरी है, मैं समझता हूं इसे हमें समझने की जरूरत है। As we all know कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो इंडियन हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में सबसे पहली बार भारत के सिविलाइजेशन में, सभ्यता में, 10,000 साल की सभ्यता में, सिविलाइजेशन में सबसे पहली बार भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक इंडिया हुआ। 26 नवंबर 1949 के पहले या 26 जनवरी 1950 के पहले भारत कभी भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत नहीं था। डेमोक्रेसी लिमिटेड सेंस में ट्राइबल रिपब्लिक्स में देश में थी। जैसा हम जानते हैं कि शाक्य गण है, वज्जी गण है, लिच्छवीज है, या जो आदिवासियों की गण पद्धति है जिसे गोंडुल पद्धति भी कहते हैं, उसके अंदर लिमिटेड सेंस में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थी, लिमिटेड फॉर्म में डेमोक्रेसी थी। लेकिन भारत के इतिहास में सबसे पहली बार भारत अगर संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत बना हो तो वो 26 नवंबर 1949 को बना है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि भारत के इतिहास की ये सबसे बड़ी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ऐतिहासिक डेवलपमेंट है भारत का संविधान बनना। अब भारत का संविधान जो है वो दुनिया में एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 8-10 यूनिक फीचर्स है। वो फीचर्स को हमें समझने की जरूरत है। आज हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक इंडिया में जी रहे हैं। आज हम एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत में जी रहे हैं। तो भारत का संविधान ऐसा एकमात्र संविधान है जिसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। क्या वो स्पेशल फीचर्स है जिसके वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेट है वर्ल्ड में, उसे हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन केवल स्लोगन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल लॉ है, सुप्रीम लॉ है लैंड का, कंट्री का। वो सुप्रीम लॉ है, वो फंडामेंटल लॉ है जिससे बाकी तमाम लॉज और पॉलिसीज इमिनेट होती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी यूनिक फीचर्स क्या है, इसे समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि उसको तमाम भारतीयों को, हर भारतीयों को इस विषय को समझने की कोशिश करना चाहिए। किस बात की कोशिश करना चाहिए? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8-10 स्पेशल फीचर्स है उसमें है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। 5 ऐसे स्वर्णिम सिद्धांत है जिन्हें हम कहते हैं समता,
स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मानव की गरिमा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मानव की गरिमा, ये ऐसे 5 स्वर्णिम सिद्धांत हैं जो आपको केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक साथ मिलेंगे। ऑल द 5 यूनिक गोल्डन प्रिंसिपल्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे संविधान ने हर भारतीय को, हर भारत के नागरिक को, हर भारतीय को फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए हैं, मूलभूत अधिकार गारंटी किए हैं। कौन से वो मूलभूत अधिकार है जो हमें गारंटी किए हैं? हम सब जानते हैं कि हमारे देश में वैदिक ब्राह्मणिकल लॉस की वजह से, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो बालम भट्टी हो, जो भारत में लगभग 3600 साल जो वैदिक ब्राह्मणिक लॉज रहे, उसने सबसे पहली बात अगर कोई डिनाई की तो वो डिनाई किया राइट टू इक्वालिटी। हमारे देश में भारत के तमाम भारतीयों को समानता नहीं थी। हम लोगों को पर्टिकुलरली जो इस देश के दलित आदिवासी है, जो इस देश के पिछड़ा वर्ग है, यानी जिन्हें पहले शूद्र कहा गया, जो माइनॉरिटीज इस देश के अंदर में कन्वर्ट हुए शेड्यूल्ड कास्ट से या ओबीसी से, उन लोगों को इस वैदिक ब्राह्मणिक लॉ के तहत भारत के अंदर में समानता नहीं, किसे अस्पृश्यक बनाया गया, किसे जंगल के बाहर भगाया गया, तो किसी को गांव में रखा गया लेकिन शूद्र बनाकर तलवे के नीचे रखा गया पांव के। तो भारत में जो ब्राह्मणिकल लोग थे, जो ये आपके पुरी के जो पंडा पुरोहित है, पुरोही के पंडे पुरोहित जो है, ये पुरी के पंडे पुरोहित लोगों ने, ये इलाहाबाद के पंडे पुरोहित लोगों ने, ये कांचीपुरम के पंडे पुरोहित लोगों ने, उडुपी के पंडे पुरोहित लोगों ने भारत के अंदर में ये कहा कि भाई हम तो ऊपर रहेंगे, आप सबको हमारे नीचे रहना है। लेकिन भारत के संविधान ने, जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ कि जिन लोगों को भारत के वैदिक ब्राह्मणिकल लॉज ने कहा कि आप नागरिक भी नहीं, आप वर्ण बाहर हो, आप वर्ण के बाहर हो, इस देश के दलित, आदिवासी और डीटीएनटी वर्ण के बाहर, उन्होंने कहा कि आप वर्ण के बाहर हो, आपको किसी तरह का अधिकार नहीं, आपको हम इंसान भी नहीं मानते, नागरिक मानने की बात भी हमारे दिमाग में आपके लिए नहीं है। उन्हीं वर्ण भाइयों से, दलित कम्युनिटी से एक व्यक्ति भारत के हिस्ट्री को चेंज किया, और वो व्यक्ति का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो सबसे पहले हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी गारंटी। क्या गारंटी किया? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, कि अब कोई बड़ा नहीं रहेगा, कोई छोटा नहीं रहेगा, कोई ऊंचा नहीं रहेगा, कोई नीचे नहीं रहेगा, कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, कोई गंडा डोम पाड़ा नहीं रहेगा, अब सारे लोग समान रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कलम में ऐसा लिख दिया कि हजारों साल के ब्राह्मण बनियाओं की जो है वो सुप्रीमेसी को समाप्त कर दिया। एक ही दिन में एरियल और एंटीना कट गया। 26 नवंबर 1949 को एरियल और एंटीना कट गया। अब वो कटी हुई नाक लेके घूम रहा है इंडिया के अंदर। नाक कट जाती है, कैसे कटती है मालूम है ना आपको? नाक काट दी किसी की, मान लो तो नाक काट ली है उसकी, तो वो कटी हुई नाक लेके घूम रहा है। और वो कटी हुई नाक का रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री मोदी है, अभी वो कटी हुई नाक का प्रधानमंत्री है। वो कह रहा है कि भाई अभी मैं इंडिया में ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो ठीक है उसको देखेंगे, हम बाद में देखेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए, मूलभूत अधिकार दिए, उसमें 3 बड़े अधिकार है। क्या 3 बड़े अधिकार है? एक राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू लिबर्टी, तीसरा राइट टू लाइफ, और चौथा भी राइट है, उसको हम कहते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के अधिकार, राइट ऑफ माइनॉरिटीज। तमाम भारतीयों को समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन।
और इसके साथ जो देश में माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे पारसीज हो, जो भारत के रिलीजियस माइनॉरिटीज है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, उन लोगों को भी भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने मूलभूत अधिकार दिए कि आप मेजॉरिटी हो जाओगे तो केवल मेजॉरिटी होने से आप उनके ऊपर में जो है वो दादागिरी नहीं कर सकते, उनको दबा नहीं सकते, उनके भी राइट्स है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में बाबा साहब ने गारंटी किया। फिर हमारे देश में बहुत राजा हुए, कई राजा आए, कई राजा गए। हम जानते हैं कि पाल राजा बंगाल में थे, भूमिका राजा उड़ीसा में थे, कई लोगों का राजपाट आया, कई लोगों ने राजपाट किया, और हम तो कलिंग के भूमि में खड़े हैं। तो भारत भर में कलिंग के भूमि में सम्राट अशोका एक ग्रेट किंग हुए, जिन्होंने भारत के अंदर में अपने स्टेट को, अपने राजपाट को मानवता के आधार पर चलाया। अशोका हुए, हर्षवर्धन हुए, कनिष्क हुए, पाल राजा हुए, भूमिका राजा हुए, अकबर हुए, टीपू सुल्तान हुए। हम जानते हैं कि बहुत सारे किंग्स हुए इंडिया के अंदर में, लेकिन भारत के पूरे हिस्ट्री में कई अच्छे राजा हुए, बुरे भी हुए, लेकिन भारत के इतिहास में कभी भी हमारा जो स्टेट है, स्टेट यानी इंडियन राज्य, वो कभी भी by the law of constitution, by the law welfare state and developmental state नहीं था। यानी किसी भी राज्य के अंदर ऐसा कानून नहीं था, कानून से बाइंड नहीं किया कि उस गवर्नमेंट को, उस किंग को अपने पॉलिसीज को वेलफेयर पॉलिसीज बनाना चाहिए, डेवलपमेंटल पॉलिसीज बनाना चाहिए, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस के लिए, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के लिए, सारे लोगों के कल्याण के लिए, विकास के लिए, गरिमा के लिए, उत्थान के लिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट बनाया, डेवलपमेंटल स्टेट बनाया। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी बड़ी यूनिक फीचर है। बाद में जब हमारी संविधान सभा ये तमाम चीजों को डिस्कस कर रही थी, तो हमारे ये थिंकिंग आया कि व्हाट फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेसी वी मस्ट अडॉप्ट, whether we must adopt the presidential form of democracy or whether we must go for the parliamentary form of democracy. This was the debate which happened in the Constituent Assembly. और हमारे संविधान में बड़े डिबेट के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कन्विंस किया कि हमें, हमारे देश में कई सालों से, कई सदियों से ये आदत रही है कि एक राजा बनेगा, वो देखेगा कि हमें क्या करना है। और इसलिए भारत में कहावत थी, यथा राजा तथा प्रजा। ऐसी भारत में कहावत होती थी, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा होगा उसके हिसाब से राज्य होगा, जनता उसके हिसाब से होगी, ऐसा माना जाता था। लेकिन हमारे संविधान में सबसे पहली बात, भारत के 10,000 साल के इतिहास में ये जो प्रजा है, प्रजा जिसको आज हम कहते हैं जन, जन या लोग, ये प्रजा और राजा के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया। प्रजा और राजा के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया, और अब ये कहा गया कि ना तो कोई प्रजा रहेगी, ना तो कोई राजा रहेगा, केवल लोग रहेंगे। ना तो कोई प्रजा रहेगी, ना तो कोई राजा रहेगा, केवल लोग रहेंगे। और लोग चुनेंगे कि हमारा प्रतिनिधि कौन होना है, लोग चुनेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना है, कैसे होना है, और वो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा, अपने मनमानी नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, संसदीय लोकतंत्र का बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया। जिन लोगों को हजारों साल तक डिसीजन लेने का राइट नहीं था, क्या राइट नहीं था भारत में हजारों साल तक डिसीजन लेने का? मैं इंसान हूं, ये नेचर में हर इंसान बराबर है। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। आप भी मां के पेट से पैदा हुआ, मैं भी मां के
पेट से पैदा हुआ। ये बात हो रही है कि एक बोलता है कि मैं उसके मुंह से पैदा हुआ। अब उसके मुंह को मैं क्या बोलूं ये समझ में नहीं आता है बात। लेकिन आप भी माँ के पेट से पैदा हुए, मैं भी माँ के पेट से पैदा हुआ। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। आप में भी बुद्धि है, मुझ में भी बुद्धि है, तो आपको भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे है ये डिसाइड करने का कि मेरा जीवन और मेरे देश का जीवन क्या होगा। ये 10,000 साल तक भारत में राइट नहीं था, इंक्लूडिंग द मौर्य एम्पायर। बट फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में इसको लिख दिया कि अब इसके बाद कोई राजा नहीं रहेगा, कोई प्रजा नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, मंत्री जरूर बनेगा, सांसद जरूर बनेगा, पंचायत समिति मेंबर जरूर बनेगा, लेकिन वो किसी परिवार में पैदा हुआ इसलिए नहीं बनेगा। लोग डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा। ये अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। तो अभी हमें राइट है डिसीजन लेने का कि हमारा उड़ीसा कैसा रहेगा, हमारा लाइफ कैसा रहेगा, हमारा इंडिया कैसा रहेगा। ये डिसीजन लेने का राइट नवीन पटनायक को नहीं है। ये डिसीजन लेने का राइट इस उड़ीसा के गजपतियों को नहीं है। ये डिसीजन लेने का राइट इस उड़ीसा के पटनायक लोगों को नहीं है। ये डिसीजन लेने का राइट ये उड़ीसा के 5 करोड़ लोगों को है कि अब हमारा उड़ीसा कैसे रहेगा, इंडिया कैसे रहेगा। तो अभी हमारा इलेक्शन आ रहा है, आगे पंचायत इलेक्शन पूरा आ रहा है। तो पंचायत इलेक्शन में हमको दिखा देना है उड़ीसा को कि हम कैसा उड़ीसा चाहते हैं और हमारे लिए कैसा लाइफ होना चाहिए। अब अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया उड़ीसा में ये दिखाएगी। दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी आप बताओ जोर से। पक्का? भूल मत जाना, शराब पी के सो मत जाना, मुर्गा भात खा के बिक मत जाना। फरवरी में इलेक्शन के दिन ये बात जरूर डिसाइड करके दिखा देना कि अब इस देश के अंदर देश के बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोगों के बगैर, लोकतंत्र को मानने वाले लोगों के बगैर ये उड़ीसा और देश नहीं चलेगा। ये आपको फरवरी के अंदर दिखाना है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बात को दिखाओगे। और कोट पे बटन नहीं दबती तो कोई बात नहीं, कम से कम कोट पहनना तो चालू करो। अगर कोट पे बटन नहीं दबी तो चलेगा, कम से कम कोट सूट पहनना तो चालू करो। ये गांधी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद किया? गांधी जी कहे कि मैं ऊपर कुछ पहनूंगा ही नहीं। अरे भैया, जंगलों में हजारों साल बेचारे आदिवासियों को वैसा रहना पड़ा। कैसे रहना पड़ा? बगैर ड्रेस डाले। देश में ये हाल था कि देश के जो दलित थे उनके पास अगर कपड़ा हो, सोना हो, तो संविधान बनने के पहले जो मनुस्मृति का लॉ था उसके तहत उनके पास अगर हो भी कोई मेहनत करके कोई दलित कमा भी ले तो वो कपड़े नहीं पहन सकता था, ठीक है, वो गहने नहीं पहन सकता था। इस तरह का इस देश में कानून था। हमारे ओबीसी लोगों के पास जमीन थी, मेहनत करते थे, लेकिन वो भी ब्राह्मण जैसे, बाकी गजपतियों जैसे ड्रेसिंग नहीं कर सकते थे। इस तरह का जो है वो कस्टम ट्रेडिशन था। और फिर गांधी जी ने कहा कि भाई अभी आजाद होगा देश, और कहने लगे कि नहीं अभी आजादी होगी, लेकिन आजादी के बाद भी आपको ऐसे रहना है। देखो मैं भी अभी से ऐसे रह रहा हूं, आप भी ऐसे रहो। तो जिन जिन लोगों ने गांधी जी को माना उन लोगों का बड़ा बुरा हाल हो गया। अभी राहुल गांधी बेचारे का मुंह ही नहीं खुलता। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी को मानता है, उसको कुछ आता ही नहीं, इसलिए मुंह नहीं खुलता है। तो जिन जिन लोगों ने गांधी जी को माना उनका हाल गांधी जी की तरह हुआ, और जिन जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को माना वो लोग आज पढ़े लिखकर बड़े ओहदों पर जा रहे हैं, समाज और देश और दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए हमको बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बनना। तो बटन पे कोट दबाओ, सॉरी क्या कोट पे बटन दबाओ या मत दबाओ, वो तो मैं बोलूंगा बाद में दबाने के लिए। लेकिन पहले एक काम करो, पहले कोट सूट पहनना तो चालू करो, ताकि ये देश के जब लोग देखे, ये एरियल एंटीना वाले जब पूरी के पंडे देखे तो ये बोले यार ये गंडा दिखता है या नहीं दिखता है, ये पाना दिखता है या नहीं दिखता है, ये कुलता दिखता है या नहीं दिखता है,
ये कोंड दिखता है या नहीं दिखता है, ये मुस्लिम दिखता है या नहीं दिखता है। यार कल तक तो मैं ही अच्छा दिखता था, आज तो ये मुझसे ब्यूटीफुल लग रहा है। समझ रहे? तो रोज देखेगा, रोज हमको देखेगा तो वो बोलेगा अरे यार ये तो ब्यूटीफुल दिख रही है, स्मार्ट दिख रहे। रोज जेलसी होगी, रोज जेलसी होगी, और जेलसी हो और जेलसी हो, साला बीपी बढ़ जाए इसका, बीपी बढ़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, जो हो जाए वो हो जाए। एक बार अगर ब्राह्मणिज्म इंडिया से समाप्त हो जाए तो ये भारत वर्ल्ड में सुपर पावर बन जाएगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए जो है हमको बाबा साहब के रास्ते से काम करना है। तो बाबा साहब ने वोटिंग राइट दिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बाद में हमारे देश में फेडरलिज्म आया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, लोकल बॉडीज रिलेशन, ये तीन बॉडीज मिलकर कैसी गवर्नमेंट चलाएगी, क्या किसका अधिकार होगा, ये हमारे देश में है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश में कुछ इंडिपेंडेंट कमीशंस एंड ओम्बुड्समैन आए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भारत का और वर्ल्ड का कैसे रिलेशन होगा, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में, लिस्ट 1 ऑफ द 7 शेड्यूल में एंट्री 12 to 14 में यूनाइटेड नेशंस के साथ आर्टिकल 51C, 73 1B एंड 253, इसके तहत हमारा इंडिया का फॉरेन के साथ, इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के लोगों के साथ, कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन होगा। तो इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स के साथ हमारे संबंध का प्रोविजन किया गया। और हम लोग सब जानते हैं कि ये तमाम चीजों के साथ भारत के संविधान ने इस देश के SC, ST, OBC को रिजर्वेशन गारंटी किया। पहली बार भारत में केवल रिजर्वेशन ही, केवल नागरिक ही उन्हें नहीं बनाया, उन्हें रिजर्वेशन गारंटी किया। सर्विसेज में और एजुकेशन में रिजर्वेशन, और इसके साथ हमारे संविधान ने देश के जो आदिवासी है, वो देश के आदिवासियों को स्पेशल प्रोटेक्शंस दिए। देश के आदिवासियों को 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के तहत राइट टू सेल्फ रूल एंड राइट टू ओनरशिप, कि ये जल जमीन जंगल पर हमारा अधिकार होगा, हम इस देश में कैसे रूल करेंगे, हमारे एरिया पे कैसी गवर्नमेंट चलेगी, क्या लॉ होगा, यहाँ की खनिज संपदा है, यहाँ की वन संपदा है, उस पे हमारा राइट फर्स्ट है, क्योंकि हम 5000 साल से जो है वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये राइट टू सेल्फ रूल एंड राइट टू ओनरशिप, ये हमारे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने लाया। तो अगर ये तमाम चीजों को अगर हम मिला ले, यूनिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम मिला ले, ये 8-10 यूनिक फीचर्स को अगर हम मिला ले, तो हम ये देखते हैं, क्या हम देखते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का कि जो सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान बना तो 395 आर्टिकल्स थी और 8 शेड्यूल से सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सबसे कम समय में लिखा गया। वैसे तो संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन इसके लिए लिए, 2 साल 11 महीने और 17 दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लगे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जो चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर थे, तो बाबा साहब अंबेडकर ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने केवल 4 महीना 20 दिनों में इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, केवल 4 महीना 20 दिनों। इस बात को आप गंभीरता से लेंगे। ओनली 4 months and 20 days. So therefore, one of the best constitutions of the world was drafted in the shortest period. One of the unique constitution of the world with 8 to 10 unique features was drafted in the shortest period. अब भारत आजाद हुआ, 60 साल हो गए। हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट हुआ, 50 को लागू हुआ। आज 67 इयर्स लगभग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होकर हो गए।
और आज इंडिया पूरे दुनिया में सर उठाकर चल रहा है। आज भारत के लोग पूरे दुनिया में सर उठा के चल रहे हैं। भारत के लोग अमेरिका जाते, इंग्लैंड जाते, फ्रांस जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते, यूएई में जाते, साउथ अफ्रीका में जाते, ब्राजील में जाते, अर्जेंटीना में जाते, जापान में जाते, साउथ कोरिया में जाते हैं। तो पहले वो सर झुका के जाते थे संविधान बनने के पहले। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर जाते थे लोग उनके पूछते थे आप कहां से आए, वो कहते थे हम इंडिया से आए। तो वो कहते थे आपके इंडिया में तो कास्ट है, अनटचेबिलिटी है, आपके इंडिया में तो बड़ा अन्याय अत्याचार होता है, आप तो इंसान भी इंसान को नहीं मानते। तो 49 के पहले जब कोई लोग माइग्रेशन में जाते थे ब्रिटिशर लोगों के साथ, तो उनको सर झुका के जाना पड़ता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद और 60 इयर्स के बाद जब इंडिया का व्यक्ति कोई बाहर जाता है, चाहे आदिवासी क्यों ना चले जाए, चाहे दलित क्यों ना चले जाए, चाहे मुस्लिम क्यों ना चले जाए, चाहे ओबीसी क्यों ना चले जाए, या जनरल कैटेगरी वाला क्यों ना चले जाए, अब वो सर थोड़ा उठा के जाता है। वो कहता है नहीं, अब वो इंडिया हमारा वो इंडिया नहीं रहा। तो ये ग्रेट चेंज, सी चेंज बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से भारत में आया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लाना चाहते थे, जो बात नेहरू ने होने नहीं दी। क्या नहीं होने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने और पटेल ने और जेपी कृपलानी ने। बाबा साहब अम्बेडकर का ये बेसिक आर्ग्यूमेंट था। क्या बेसिक आर्ग्यूमेंट था? कि देश में अब हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो इसमें केवल बोलने की आजादी, काम करने की आजादी, लिखने पढ़ने की आजादी, वोट देने की आजादी देने से ही, राइट देने से ही हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक बात और करने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर का व्यू था। क्या व्यू था बाबा साहब अम्बेडकर का? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे आदिवासी हो या जनरल कैटेगरी वाला अंबानी हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इकोनॉमिक राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बनाना चाहिए, सोशल राइट्स को, कम्युनिटी राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बनाना चाहिए। अभी आप देखिए, अगर मैं स्पीच दे रहा हूं और अगर मुझे स्पीच देने से कोई रोकता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं कल हाईकोर्ट में केस डाल सकता हूं और कह सकता हूं कि भाई आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते, क्योंकि बोलना ये मेरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में। और हाईकोर्ट मेरी बात सुनेगा और हाईकोर्ट ऑर्डर देगा कि आप उनको रोक नहीं सकते। और चाहे पूरी स्टेट की पुलिस भी आ जाए तो भी वो मेरा बोलने की आजादी को छीन नहीं सकती। ये हमें राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास में वेल्थ नहीं है, थोड़ी बहुत भी, तो मैं हाईकोर्ट में जाके रिट पिटीशन नहीं कर सकता कि भाई मेरे पास जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है, और ये मेरे फंडामेंटल राइट का, राइट टू लाइफ का वायलेशन करता है और मुझे कंपलसरी स्टेट ने यानी गवर्नमेंट ने लैंड देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए मेरे कैपेसिटी के हिसाब से, ऐसा मैं रिट पिटीशन नहीं कर सकता। इसका क्या नतीजा आया? नतीजा ये आया कि अभी 10 दिन पहले दुनिया के वेल्थ का और उसमें भारत के वेल्थ का सर्वे हुआ। वेल्थ यानी संपत्ति, चाहे वो संपत्ति फाइनेंशियल वेल्थ हो, चाहे वो संपत्ति नॉन फाइनेंशियल वेल्थ हो।
यानी चाहे वो शेयर्स हो, इक्विटीज हो, बॉन्ड्स हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो यानी फाइनेंशियल एसेट्स हो, या चाहे वो लैंड हो, घर हो, गोल्ड हो, बुलियन हो, ज्वेलरी हो, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। तो 10 दिन पहले, और ये बात हमें समझने की जरूरत है, और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इस पे बहुत बड़ा कदम उठाई है, इसलिए ये बात मैं समझता हूं कि आपको समझने की जरूरत है। तो जब भारत का 10 दिन पहले जो सर्वे हुआ, दुनिया के कंट्रीज का सर्वे हुआ, तो वो सर्वे में क्या पाया गया? तो वो सर्वे में ये पाया गया कि भारत के 1% लोगों के पास, भारत के 1% लोगों के पास 58.4% संपत्ति हो गई है। 1% पॉपुलेशन यानी 1,30,00,000 लोग। अभी हमारे देश की आबादी जब सेंसस होगा तो 130 करोड़ अभी हम टच हो चुके हैं। 130 करोड़ का 1% होता है 1,30,00,000। 1,30,00,000 लोगों के पास भारत की टोटल संपत्ति का 58.4 लगभग 59%, 59% टोटल वेल्थ ऑफ इंडिया केवल 1% लोगों के पास है। और भारत के 70% लोगों के पास केवल 13% वेल्थ है। 17% लोगों के पास केवल 13% वेल्थ है। 1% लोगों के पास 58.4% वेल्थ है। 10% लोगों के पास 80.6% वेल्थ है, यानी लगभग 81% वेल्थ है। यानी बाबा साहब अंबेडकर जो उस समय कह रहे थे 1947 में कि केवल बोलने की आजादी, काम करने की आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, वोट देने की आजादी को अगर हम राइट्स करके सिक्योर करें तो भारत में इक्वालिटी नहीं आ सकती, इक्वालिटी गारंटी नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें इकोनॉमिक राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बनाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति के पास देश में जमीन हो, हर व्यक्ति के पास में नौकरी हो, हर व्यक्ति के पास घर हो, हर व्यक्ति के पास किसी ना किसी तरह की संपत्ति हो, उसके अर्निंग के हिसाब से हमको गारंटी करना चाहिए। लेकिन नेहरू ने, पटेल ने और जेपी कृपलानी ने उस समय बाबा साहब की इस बात को नहीं होने दी। और बाबा साहब के पास उस समय में पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बाबा साहब अकेले थे। 296 MPs में बाबा साहब अंबेडकर वाज द ओनली वन MP ऑफ दिस माइंड। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि भारत में गरीबी के साथ विषमता बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं ये नोट बंद कर दूंगा, नोट बंद करने से इंडिया ठीक हो जाएगा। तो मैं प्राइम मिनिस्टर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी से, सही बात है, कोई कहते हैं यार ये चाय कहां बेचा ये पता नहीं, आज तक दुकान का पता नहीं चल रहा है। चाय बेचा तो कई दुकान हो गई, कुछ नाम होगा, आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया कि प्रधानमंत्री जी ने चाय बेची तो कहां बेची। दूसरा ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये ग्रेजुएट हुए तो कहां से हुए। ना चाय की दुकान पता चल रही, ना यूनिवर्सिटी पता चल रही है। अब प्रधानमंत्री आए और 8 तारीख को बोल दिया कि नोट बंद। भारत में 10 नोट अगर सर्कुलेशन में थे, उसमें 8.5 नोट को कैंसिल कर दिया। 10 नोट जो इंडिया में टोटल सर्कुलेशन में था, 17,77,000 करोड़ रुपीस का जो टोटल करेंसी था, उसमें 14,30,000 करेंसी, 510,000 का लीगल टेंडर डिनोमिनेशन था, उसको कैंसिल कर दिया। आरबीआई के कैपेसिटी प्रिंटिंग का जो है
उसके हिसाब से जो 2300 करोड़ रुपए का नोट आपको लगेगा वो प्रिंट करने का 7 महीना लगता है। तो डेली अगर 24 घंटा भी प्रिंटिंग होगा तो भी 7 महीना लगेगा। तो 8.5 नोट निकाल लिया 10 नोट में, 1.5 नोट पे इंडिया आ गया। और आरबीआई जो प्रिंट कर रहा है अभी कैपेसिटी में बड़े मुश्किल से 1.5 नोट वापस दे रहा है। यानी जरूरत थी 10 नोट की और अभी इंडिया 3 नोट पर चल रहा है। 10 नोट की जरूरत थी, 10 रुपए की जरूरत थी, तो इंडिया केवल 3 रुपए पर चल रहा है अभी। और ये कह रहे हैं कि मैं जो है वो सारा पैसा बाहर निकालूंगा। अभी इसका अगर इकोनॉमिक वैल्यूएशन किया जाए तो 0.5 to 0.75% ऑफ द जीडीपी का लॉस हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद हमारा देश का अभी 150 लाख करोड़ का जीडीपी है। इंडिया 9th रैंक पर है जीडीपी में, अभी वर्ल्ड में लगभग 8 पे आ गया है। 150 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है इंडिया का। उसमें 0.5% का मतलब होता है 75,000 करोड़ रुपीस। 75,000 करोड़ रुपीस और 0.75 का मतलब होता है, और आप 37,500 करोड़ को ऐड कर लो, यानी लगभग जो है 108 लाख करोड़ रुपए का नुकसान आपका जीडीपी में हो जाएगा। नोट प्रिंटिंग और सर्कुलेशन को 20,000 रुपीज लगेगा, 20,000 करोड़ रुपीस लगेगा। 108 प्लस 20 इज इक्वल टू 128 प्लस जो एम्प्लॉयमेंट का लॉस हो रहा है अगर उसको जोड़ दिया जाए तो लगभग जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए का लॉस इंडिया को इसमें हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड लॉस। 1,30,000 करोड़ से 1,50,000 करोड़ का लॉस इंडिया को प्राइम मिनिस्टर के एक डिसीजन से हो गया। और जो सो कॉल्ड ब्लैक था उसे ब्लैक कहने की आवश्यकता नहीं है, रेसिस्ट वर्ड है। पैसा क्या ब्लैक होता है और क्या व्हाइट होता है, ये रेसिस्ट वर्ड है, रेसिस्ट वर्ड है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है इलिसिट इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी, शैडो इकोनॉमी, ये उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है। लेकिन भारत में कहते काला, काला इंसान यानी बुरा, ये ऐसी मान्यता है भारत में, काला यानी बुरा। तो मैं कहता हूं काला यानी अच्छा होता है सबसे। अभी आप देखो हमारा कलर सबका क्या है, ब्लैक है या शैडो है। भारत में गलत काम किसने किया, ब्लैक लोगों ने किया या सफेद लोगों ने किया? पंडा पुरोहित कौन है बैठा हुआ, क्या कलर है? शेयर मार्केट में बैठा हुआ पैसा इधर का उधर करता है, क्या कलर है? तो ये सफेद लोगों की काली करतूत की कमाई है, सफेद लोगों के काली करतूत की कमाई है। तो पैसा व्हाइट और ब्लैक नहीं होता, फिर भी कह रहे ब्लैक ब्लैक ब्लैक। मैं कह रहा हूं कि ये व्हाइट लोगों के काले करतूत का नतीजा है। तो भारत के अंदर में 1.5 लाख करोड़ का लॉस तो अभी तक हो गया है ये नोटबंदी के वजह से। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं सब निकालूंगा, तो भाई निकालो, अच्छी बात है। पहले तो 1.5 लाख करोड़ का लॉस किया, 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए इंडिया के अंदर, 80 लोग मर गए बैंक में लाइन लगा लगा के, बैंक एम्प्लॉइज परेशान हो गए, बेचारों को टॉयलेट बाथरूम भी जाने को जो है समय नहीं मिल रहा है बैंक के एम्प्लॉइज को। ये बुरी हालत हो चुकी है उन लोगों की। मैं जानता हूं, मेरे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजर है एम्प्लॉइज, बैंक में परेशान हो गए, 80 लोग मर गए, परेशान हो गए लोग, झगड़ा हो रहा है एक दूसरे के साथ में। एक व्यक्ति ने इंडिया में झगड़ा लगाया, तो मैं मोदी जी से कह रहा हूं कि भाई आप सही में अगर ईमानदार हैं तो एक काम करो, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूं कि इंडिया का पैसा किधर है गलत है। आपको अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताता हूं इंडिया का पैसा गलत किधर है। मोदी जी अगर आप सही में ईमानदार हो
अगर सही में आप ये कहते हो कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया, और कभी आप इमोशनल हो जाते हो, कभी हंस देते हो, तो कभी आप रो देते हो। अभी आपको रोना भी टेलीविजन के कैमरे के आगे ही क्यों आता है, आज तक मुझे नहीं समझा। जब टेलीविजन का कैमरा आता है तो तब आपको क्यों रोना आता है, ये मुझे नहीं समझा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप इमोशनल हो जाते हो, कहते हो कि मैंने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो आपको यदि नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूं। और अभी तो आप प्राइम मिनिस्टर हो और खुद को बहुत पावरफुल भी समझ रहे हो, यहां तक पावरफुल समझ रहे हो कि आपको पार्लियामेंट में भी आकर बैठने की जो है वो जरूरत महसूस नहीं हो रही है। तो मैं 26 तारीख को नागपुर में प्रोग्राम था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन डे और ह्यूमन राइट्स डे का, तो वहां मैंने बोला कि भाई भारत के 130 करोड़ लोग डिसाइड करते हैं कि कौन मेरा मेंबर पार्लियामेंट होगा, और 750 मेंबर पार्लियामेंट हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं। वो एमपीज के पास, जिसके पास मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, उससे प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये हमारे देश की संसदीय लोकतंत्र की परंपरा है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। यानी भारत के 130 करोड़ लोगों ने सांसदों को चुना, सांसदों ने प्राइम मिनिस्टर को चुना, प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेही बनाया कि भाई आप मंत्रिमंडल के हेड रहेंगे, पॉलिसी को आप बनाएंगे, उस पर साइन करेंगे, उसको चलाएंगे। आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, लेकिन आप पार्लियामेंट में नहीं आए। कभी पंजाब में जाकर भाषण देते, कभी आप उत्तर प्रदेश में जाकर भाषण देते हो, कभी गोवा में जाकर भाषण देते हो, और चिल्ला चिल्ला के बोलते हो भाई और बहनों, भाई और बहनों, भाई और बहनों, भाई और बहनों। बीबी को तो आप भूल गए, केवल भाई बहन ही हो गए, मैं भी जानता हूं। तो भाई और बहनों, भाई और बहनों, तो आपके भाई और बहन अभी आपको कह रहे हैं मोदी जी को, क्योंकि वाइफ को तो आप भूल गए, मुझे मालूम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एक काम करो। मैंने ये कहा कि ये व्यक्ति जो है ये इधर जाता है, उधर जाता है, स्पीच देता है, लेकिन पार्लियामेंट क्यों नहीं आ रहा है? वन साइड स्पीच देता है, लेकिन आगे वाले व्यक्ति से डिबेट नहीं कर सकता, डिस्कशन नहीं कर सकता। क्योंकि पार्लियामेंट में अगर वो बैठे तो आगे के एमपी भी पूछ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सर आपने ये पॉलिसी कैसी बनाई, इसका डेटा दीजिए, आपका क्या एक्शन है आगे का, ये बताइए। ये प्राइम मिनिस्टर को, मेंबर पार्लियामेंट को पूछने का राइट है। हम जानते हैं डेमोक्रेसी में, हम जानते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी ये राइट देती है कि हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को सवाल पूछ सकता है प्रॉपर वे में। तो मैंने 26 नवंबर को कहा कि ये सब जगह घूमता है, इंडिया में, फॉरेन में भी घूमता है, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं आता। ये भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है, ये भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर है, डरता है, इसको डर लगता है, इसलिए ये क्वेश्चन आंसर को फेस नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने 26 तारीख को कहा, तो मोदी 28 तारीख को राज्यसभा में पहुंच गए। आपको ये बात मालूम है? मैंने 26 तारीख को कहा, और मैं जो बोल रहा हूं अभी आप इधर कर 3000 के ऊपर लोग हैं, 5000 लोग हैं, आपको लग रहा है हम सुन रहे हैं, मानकर सर बोल रहे हैं, तो क्या होगा? हम 3000 5000 लोग क्या कर लेंगे? मानकर सर यहाँ बोल रहे, बोल के चले जाएंगे। आपको शायद मालूम नहीं है कि मैं यहाँ उड़ीसा में बरगढ़ में बोलूंगा तो यहां से भुवनेश्वर में भी भूचाल आएगा, और यहां से भावनगर में भी भूचाल आएगा। आपको ये बात नहीं मालूम है? आजकल आप लोगों से ज्यादा मुझे जनरल कैटेगरी वाले सुन रहे हैं। आजकल आप लोगों से ज्यादा मेरे ऑडियंस कौन हो गया है? जनरल कैटेगरी वाले हो गए। और यहाँ एक भी न्यूज़पेपर वाला नहीं है, यहाँ एक भी टेलीविजन मीडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ये स्पीच कल के बाद पूरे देश में 7 करोड़ लोग देखेंगे, ऐसा मैकेनिज्म हमने बना लिया है। 7 करोड़ लोग, जब मैं नागपुर जाऊंगा यहां से, उसके बाद 7 करोड़ लोग इंडिया में मेरे स्पीच को देखेंगे। तो इसलिए आपको लग रहा है हम तो उड़ीसा में यहाँ बैठे हैं, 5000 लोग हैं, हमको तो कोई सुनने के लिए भी यहाँ नहीं आया, प्रेस वाला, टेलीविजन वाला, तो उसकी दिक्कत मत करो।
वो अगर अभी आपकी बात नहीं सुनना चाहते तो उनको सुनाने की कोई जरूरत नहीं, उनको अपने मुखालफत में रहने दो, उनको अपने भ्रम में रहने दो। उनका पहला भ्रम हम तोड़ेंगे फरवरी के अंदर में 2017। नवीन पटनायक का पहला भ्रम हम तोड़ेंगे 2017 में फरवरी में। बीजेपी और कांग्रेस वालों का पहला भ्रम हम तोड़ेंगे 2017 में। अभी अगर आपको नहीं लगता है तो मत करो, मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई चिंता। पर मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी एक काम करो कि आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, यूनिवर्सिटी है मुझे मालूम नहीं, आपने चाय कौन से ठेले पर बेची ये भी मुझे मालूम, लेकिन अब आपने डिसीजन ले लिया तो एक डिसीजन करो। अगर आपको पैसा नहीं मालूम तो मुझे मालूम है किधर किधर। एक तो काम करो, सबसे पहले देश के मंदिरों में 100 लाख करोड़ रुपए का पैसा है, उसको बाहर निकालो। 100 लाख करोड़ रुपए का पैसा कहाँ है? अरे वो व्हाइट कैसे हो जाता है? ब्लैक का पैसा मंदिर में चढ़ाने के बाद क्या व्हाइट हो जाता है क्या? ये 100 लाख करोड़ निकालो। फिर स्विस बैंक के अंदर में जो है, आप कहते कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं लाऊंगा और सबके अकाउंट में कितना डालूंगा, 15 लाख डालूंगा। तो 15 लाख तो आपने डाला नहीं, कोई बात नहीं, अब हम भी समझ सकते हैं आपकी मजबूरी, आप नहीं डाल सकते। लेकिन 2011 में स्विस बैंक एसोसिएशन ने खुद रिकॉर्ड डिक्लेयर किया। स्विस बैंक एसोसिएशन ने 2011 में खुद रिकॉर्ड डिक्लेयर किया कि भाई हमारे पास कितना पैसा इंडिया के लोगों का। तो जो आंकड़ा स्विस बैंक एसोसिएशन ने डिक्लेयर किया, वो आंकड़े को आप पब्लिक करो, पार्लियामेंट के अंदर व्हाइट पेपर निकालो, ध्यान से उसको कोई सपोर्ट करो, वोट गिर जाएगा नहीं तो फोटो खींचते हुए। तो 11 लाख करोड़ 2011 में स्विस बैंक एसोसिएशन ने आंकड़ा डिक्लेयर किया कि भाई भारत के लोगों का कितना पैसा स्विस बैंक में है। तो आप जानते हैं क्या, कोई आप में से जानता है कि स्विस बैंक एसोसिएशन ने क्या आंकड़ा डिक्लेयर किया? मैं आपको बताता हूं। स्विस बैंक एसोसिएशन ने डिक्लेयर किया कि हमारे देश में भारतीयों का 1.46 ट्रिलियन डॉलर, मतलब आज के रेट से अगर मैं कन्वर्ट करूं तो लगभग 94 लाख रुपया भारतीयों का स्विस बैंक में है। 94 लाख करोड़ रुपया, 94 लाख करोड़ रुपया, केवल 94 लाख नहीं और 94 करोड़ भी नहीं, 94 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में भारतीयों का है। उसके बाद जर्मनी, लाइसेंस्टेन, कैनरी आइलैंड्स, मॉरिशस, सिंगापुर, कितने ऐसे टैक्स हेवन्स है जिसमें भारतीयों का पैसा है। आप व्हाइट पेपर लाओ, पार्लियामेंट में क्यों भाग रहे हो? पार्लियामेंट से बताओ देश को कितना पैसा है बाहर में। और भारत के तमाम अर्थशास्त्रियों ने रिपोर्ट सर्वे किया, उसमें पाया कि 30% से 60% जीडीपी का हमारा इलिसिट इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है। अगर उसको जोड़ दो तो 84 लाख करोड़ रुपया होता है। 100 लाख करोड़ रुपया मंदिरों में, 94 लाख करोड़ रुपया बाहर में, फॉरेन में, स्विस बैंक में अकेले। अगर ये तमाम चीजों को मैं जोड़ लूं तो जितना भारत का जीडीपी है 150 लाख करोड़ का, उससे ज्यादा देश का ब्लैक इकोनॉमी है। अगर मैं इन तमाम चीजों को जोड़ लूं तो भारत में किसी भी हालत में 150 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भारत का ब्लैक इकोनॉमी है। तो मैं मोदी जी से कह रहा हूं कि अब ये ड्रामा बंद करो, ये आपका ड्रामा बंद करो। 1.5 लाख करोड़ रुपया के लिए आप 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर चुके हो, 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर चुके हो। अगर सही में करना है तो ये 150 लाख करोड़ रुपए को बाहर निकालो और वो पैसा SC, ST, OBC को और माइनॉरिटीज को दे दो इस देश के।
वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को दे दो। इस देश में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, इस देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, इस देश में एक भी व्यक्ति बगैर छत के नहीं रहेगा, बगैर घर के नहीं रहेगा, इस देश में एक भी व्यक्ति बगैर एजुकेशन के नहीं रहेगा, बगैर एम्प्लॉयमेंट के नहीं रहेगा। अगर आपको सही में करना है तो आप ये काम मुझे करके दिखाओ, और अगर नहीं किया तो खुद डिक्लेयर कर देना कि मेरा सीना 56 इंच का नहीं था, 6 इंच पे आ गया। अगर दूध नहीं पिया होगा मां का, अगर मां का दूध नहीं पिया होगा और गिर के फॉरेस्ट की शेरनी, अगर शेरनी के जगह बिल्ली का दूध पिलाया होगा गुजरात में तुझे, तो ये बात करके दिखा देना, और SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को पैसा दे देना। ये टेलीविजन पे भाषण मत करना डेली का डेली, और भाषण करने का इतना शौक है तो एक बार विजय मानकर चैलेंज कर रहा है, एक बार इस स्टेज पर आकर मेरे साथ भाषण करके दिखा। एक बार इस स्टेज पर विजय मानकर के साथ भाषण करके दिखा, अब भी पता चल जाएगा कि 56 इंच का सीना जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये आम्बेडकराइट लोगों का दिमाग ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए ड्रामा बंद कर कैमरे के आगे का। अब मेरा कैमरा आने वाला है तेरे पीछे और तू भागेगा पूरे देश से। तो बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा कि इकोनॉमिक राइट्स फंडामेंटल राइट होने चाहिए, नेहरू ने नहीं होने दिया। आज कांग्रेस का क्या हाल है? राहुल गांधी लंदन घूम रहा है। मैं कह रहा हूं यार तू ऐसा काम मत कर, पहले एक काम कर, शादी कर ले, लाइफ बर्बाद मत कर। एक शादी करके छोड़ के बर्बाद हो रहा है तो बिना किए बर्बाद मत हो। मैं उसको एडवाइस कर रहा हूं कि कर ले, कम से कम कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूव कर, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। नेहरू को मानने वाले कांग्रेस, गांधी को मानने वाली कांग्रेस का ये हाल हुआ। अभी ये बीजेपी कहती है हम पटेल का स्टैच्यू बनाएंगे, बड़ा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ा बनाएंगे। अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का स्टैच्यू है, उससे बड़ा बनाएंगे कहते हैं। तो मैंने कहा यार क्यों बनाएंगे पटेल जी का, क्यों बनाएंगे? पानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहने दो, पानी पिलाने का समय आ रहा है इनको, तो इसलिए जो है पानी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पटेल जी का क्यों बनाएंगे आप बड़ा? तो कहते हैं कि ये आयरन मैन था, आयरन मैन था। अब ये भारत में एक आयरन मैन हो गया और एक आयरन लेडी हो गई, एक लोह पुरुष हो गया और एक लोहे की महिला भी हो गई। मैं भी सोचा यार कौन सा आयरन है, देखता हूँ घस के जरा, मैं भी देखता हूँ कौन सा आयरन है जरा। ऐसा कहा जाता है भिलाई स्टील प्लांट है, ये रायगढ़ में जो लोहा बनता है तो स्टेनलेस स्टील लोहा कड़क अच्छा हाई क्वालिटी का बनाया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ रहती है और उसकी रिसाइलेंस रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैंने सोचा एक आयरन मैन था, एक हमारे लोग का एक आयरन लेडी है। तो मैं टेस्ट साइंटिस्ट लोगों को लेके गया, बोला यार जरा टेस्ट करके तो दिखाओ। तो पता चल रहा है कि ये लोहा स्टेनलेस स्टील नहीं है, ये पिग आयरन है जो ऐसा टूट जाता है। हाथ में लो तो क्या हो जाता है? टूट जाता है। आपने वो लोहा देखा है, हाथ में लिया तो टूट जाता है, उसको पिग आयरन कहते हैं। कौन सा आयरन कहते हैं? पिग आयरन। वो उसमें ताकत नहीं होती लोहे की। तो ये कहें कि हम पटेल का स्टैच्यू बनाएंगे, तो मैंने कहा क्यों बनाएंगे? तो बोले भारत को यूनाइट किया। तो मैं इस बात को मान रहा हूं कि पटेल जी का रोल है इंडिया को यूनाइट करने में, मैं इस बात को नहीं डिनाई करता। मैं इस बात को भी कहता हूं कि गांधी जी का कैसे भी हो लेकिन 10-15% रोल है, इसको मैं डिनाई नहीं करता। पटेल का भी 10-15-20% रोल है, इसको मैं डिनाई नहीं करता। नेहरू का भी 10-15% रोल है, इसको मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन है मेरे भारत के लोगों और है मेरे बीजेपी कांग्रेस के और हाथी के पूंछ के कुछ लोगों,
बात अच्छे से सुन लो। अगर पटेल ने भारत के 600 राज्यों को एक लाया, गांधी जी ने अगर भारत के आजादी में कुछ काम किया, नेहरू ने आजादी में काम किया, इंडिया को बनाने में कुछ काम किया, जो भी 15-20% उनका रोल होगा, ये रोल मिट्टी में मिल जाता अगर बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। अगर भारत यूनाइटेड है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, भारत लिबरेटेड है, फ्री है तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, भारत अगर डेवलप हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, भारत के लोग अगर हाथ सर उठा के चल रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो इंडिया ग्रेट नहीं होता। इसलिए पटेल का स्टेच्यू इतना मत बड़ा बनाओ कि बाद में वो गिर जाए लेनिन के पुतले के तरह। सद्दाम हुसैन और लेनिन का भी पुतला गिरा है, ये दुनिया का इतिहास है। और वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसी कहती है डायनासोर जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया था, बाद में वो एक्सटिंक्ट हो गया दुनिया से। तो इसलिए बनाओ स्टेच्यू, मत बनाओ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर स्टेच्यू उतना ही हाइट का बनाओ जितनी हाइट है। उससे ज्यादा हाइट बनाओगे तो बाद में क्या हो जाता है, स्टैचू गिर जाता है, समझ रहे? और नहीं गिरा तो लोग गिरा देते बाद में उसको। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। मैं सद्दाम हुसैन का पुतला गिराया, लेनिन का गिराया रशिया में। अब लेनिन ने रशिया को रेवोल्यूशन लाया, रशियन रेवोल्यूशन पर उनका भी पुतला गिरा। मैं जानता हूं इस बात का। और आप बाबा साहब का जब चाहो तब जेलसी में आते हो, गिराते हो। बाबा साहब के पुतले को आप हाथ तोड़ते, कभी कुछ तोड़ते, मैं जानता हूं आपको जेलसी ज्यादा हो जाती है, आप तोड़ते हो, लेकिन आप एक पुतले को खराब करते हो, दूसरे दिन बाबा साहब का दूसरा पुतला खड़ा हो जाता है इंडिया के अंदर। क्यों खड़ा होता है इसको समझो। जो मानव मुक्ति का काम करता है, जो इंसान को लिबरेट करने का काम करता है, जो इंसान को अधिकार देने का काम करता है, जो इंसान को गरिमा देने का काम करता है, जो इंसान के हालात में, जीवन में डेवलपमेंट लाके उसके जीवन को बदलता है, ह्यूमन हिस्ट्री उसी को याद रखती है, बाकी तमाम लोगों को भुला देती है। इस बात को समझो। तो बाबा साहब की इस थिंकिंग को यूनाइटेड नेशंस ने माना। 1966 में संयुक्त राष्ट्र ने बाबा साहब अंबेडकर का ये जो थिंकिंग था, ये थिंकिंग को माना। किस थिंकिंग को माना? जो बाबा साहब कह रहे थे कि इकोनॉमिक राइट्स फंडामेंटल राइट होने चाहिए, उस बात को संयुक्त राष्ट्र ने माना। और संयुक्त राष्ट्र ने 1966 में इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर हुआ। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को भारत ने साइन किया। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 एंड 3 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स देयर अंडर। भारत ने मानवाधिकारों को साइन किया। उसके बाद भारत ने और भी कोवेनेंट कन्वेंशंस को साइन किया। आईसीआरडी 1965, सीडा 1979, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1984, ILO 157 कन्वेंशन, 107 कन्वेंशन 1957, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007, आदिवासियों के भी 2 अधिकारों के कन्वेंशन को, डिक्लेरेशन को भारत ने साइन किया। बाकी इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स को साइन किया। और जो 9 कोर कन्वेंशंस एंड कोवेनेंट्स होते, उसमें कन्वेंशन ऑन टॉर्चर को छोड़ के, कन्वेंशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, डिसअपियर्ड पीपल को छोड़ के बाकी तमाम भारत ने मानव अधिकारों को साइन किया है, संयुक्त राष्ट्र में जाके रेटिफाई। अब आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वो दुनिया में देश और दुनिया 2 लॉ से चलती है। 2 लॉ से चलती है। एक लॉ होता है जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरा लॉ होता है जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल लॉ। आज कोई भी देश केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से नहीं चलता, जिसे नेशनल लॉज या डोमेस्टिक लॉज या म्युनिसिपल लॉज पहले के लैंग्वेज में कहा जाता था। आज कोई भी देश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से और इंटरनेशनल लॉ से चलता है। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ 3 प्रकार का होता है।
ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ तीन प्रकार का होता है, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, ट्रांसनेशनल लॉ। पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, ट्रांसनेशनल लॉ, ये इंटरनेशनल लॉ तीन प्रकार का होता है। उसमें पब्लिक लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये ह्यूमन राइट्स लॉ है जो पूरे दुनिया पे कंट्रीज पे बाइंडिंग है। अब भारत के अंदर क्या हुआ, भारत ने ये तमाम चीजों को साइन तो किया, रेटिफाई तो किया, पर भारत ने इंडिया में इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लाया। एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन लॉ भारत में नहीं बनाया गया। ह्यूमन राइट्स लॉ तो बनाया पार्लियामेंट ने 93 में, पर ह्यूमन राइट्स को डिफाइन नहीं किया, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को डिफाइन नहीं किया, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस की पनिशमेंट्स को डिफाइन नहीं किया। ह्यूमन राइट्स कोर्ट नहीं बनेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इसको कहीं पर कोई उसमें लायबिलिटी नहीं लाई। तो भारत ने मानव अधिकारों को साइन तो किया, पर मानव अधिकारों को भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिसी एंड कोड ऑफ प्रैक्टिसेस से एंड स्पेशल मेजर से जो एक्शन लेनी पड़ती है वो भारत में नहीं लेगी। अब इसका नतीजा क्या हुआ, मैं आपको एक छोटे उदाहरण से बताता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। आज ओडिशा एट्रोसिटीज के मामले में 5वें नंबर पर है इंडिया में। ओडिशा में आज भी, ओडिशा में जो SC ST पर एट्रोसिटी हो रही है, ओडिशा 5th रैंक पर है। 1st रैंक पर राजस्थान, 2nd रैंक पर आंध्र प्रदेश, 3rd रैंक पर बिहार, मध्य प्रदेश, देन तेलंगाना एंड ओडिशा। अब किसी SC ST को जब एट्रोसिटी होती है और मार दिया जाता है, लास्ट टाइम लाठौर में एक एट्रोसिटी हो गई थी 2013 में, उसके पहले उधर हो गया था ईस्टर्न ओडिशा में, एक लड़की को मार दिया था, उसी पीरियड की बात है। अब जब एट्रोसिटी होता है, एट्रोसिटी होता है, आप उस पर केस चलाते हो, जेल भेजते हो, यहां तक तो ठीक है, वो तो IPC में भी होता है, कन्विक्शन तो IPC में होता है, जो भी चाहे लाइफ टाइम हो, चाहे उसको हैंगिंग हो, जो भी हो तो उसको तो IPC में ही होता है। रहने दीजिए, झंडा अच्छा ऊंचा रखिए, झंडा उठाइए, उठाइए, हाथ में लेकर जाके वहां फहरा के खड़ा रखिए झंडा, जाओ वहां खड़े रहो झंडा लेके, उसको वहां मत रखो, यस गुड, दिखना चाहिए सबको, झंडा हमेशा दिखना चाहिए अभी इंडिया को, ये नीला झंडा कभी डाउन नहीं होगा अभी इंडिया से। 24 घंटा इंडिया से 365 दिन, चाहे धूप हो, नीला झंडा कभी डाउन नहीं होगा अभी इंडिया के अंदर। अभी नीला डाउन नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा, इसको विश्रांति नहीं है। राष्ट्र ध्वज को विश्रांति है 6 बजे के बाद, लेकिन नीले झंडे को विश्रांति, ये विश्रांति तभी आएगी जब ब्राह्मणिज्म समाप्त होगा और प्रबुद्ध भारत की निर्मित होगी। तब तक नीला झंडा हरदम ऊपर रहेगा, कोई रखना नहीं नीला झंडा, नहीं तो सबको खड़ा करूंगा झंडा लेके आप लोगों को। जब इसे देख रहा हूं, लाते झंडा यहाँ रख देते, फिर लाते फिर रख देते, झंडा रखना नहीं है, लेके खड़ा रखना है। और अब जाओगे तो गाड़ी पे लगा के जाना है सब लोगों को, जाओगे या नहीं जाओगे, पक्का बोलो, बोलो करोगे या नहीं करोगे, बोलोगे ना। संविधान दिन चिरायु हो, चिरायु हो, चिरायु हो, संविधान दिन चिरायु हो, चिरायु हो, मानव अधिकार दिवस बोलोगे ना, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। API आई है नई रोशनी, API आई है नई नीति, API क्या करेगी, समता का संघर्ष करेगी, API क्या करेगी, प्रबुद्ध भारत, बरोबर है ना, बोलोगे या नहीं बोलोगे, बोलोगे ना। वोट फॉर कोर्ट, वोट फॉर API बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो झंडा नीचे नहीं, झंडा ऊपर, नहीं तो आदमी खड़ा हो जाएगा। झंडा नीचे तो मैं सबको खड़ा कर दूंगा आप लोग, ठीक है। अब बैठने का नहीं समय, अभी खड़े होने का समय हो गया। क्या होने का समय हो गया है। और अब झंडा नीचे रखने का नहीं, दूसरे के झंडे को गिराने का समय आ गया इंडिया के अंदर। सबसे पहले गिराएंगे भगवा। किसको गिराएंगे,
फिर गिराएंगे वो चरखे वाला तिरंगा, अशोक चक्र वाला नहीं, चरखे वाला तिरंगा, फिर गिराएंगे लाल कलर वाला हसिया बाली। ये सब झंडों को इंडिया में गिराना है हमको। क्या करना है? गिराना है। नीले के आगे ये सब जो है वो हारेंगे इंडिया के अंदर में। खैर अब आगे जो बोल रहा हूं, तो अभी SC/ST को मारा, उस पर आपने केस चलाई, उसको जंगल में जेल में डाला, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बाकी भी क्राइम में होता है IPC में। लेकिन जब आप किसी SC/ST की डेथ हो जाती है तो उसको आप उसके फैमिली को 5 लाख रुपीस देते थे, अभी 8.25 लाख रुपीस किया 14 अप्रैल से। उसके घर में आप घर तोड़ गया तो घर बना के देते हो, वो भी 125 लाख रुपए में, सॉरी यस 1,25,000 रुपए में वो प्रधानमंत्री आवास योजना में बना देते हो, छोटा घर जिसमें खिड़की नहीं होती, टॉयलेट नहीं होती है। आप अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो उस घर में तो उसको 3,000 रुपए की पेंशन, 2-2,500 की पेंशन देते हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो व्यक्ति जिंदा होता और वो अगर मेहनत करता, कमाई करता और उसको फैमिली में सपोर्ट होता तो वो अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा सकता था। SC/ST का कमा सकता था या नहीं कमा सकता था? 1 करोड़ से ज्यादा। उसके वजह से उसके बच्चों को मोटिवेशन आता, फैमिली स्टैंड होती, तो वो हो सकता है कि अपने लाइफ में 1 करोड़ से ज्यादा 2-3 करोड़ भी कमा सकते थे। तो आप 8.25 लाख रुपीस दे रहे, वो भी SC/ST के बजट से, हमारा ही पैसा, वो भी आपने पूरा नहीं दिया। SC/ST का पॉपुलेशन इंडिया में 25.2% है, वो पैसा बजट में आपने 2% दिया, 3% दिया, उसमें से ही आप हमारे को ही मारा और हमको ही जो है वो 8.25 लाख रुपए दिया। लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स लॉ को पूरी तरह इंडिया में ला लिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन अगर लॉ बना दिया जाए, तो जब केस चलेगी तो जेल तो उसको होगी, उसमें तो उसको छुटकारा नहीं। लेकिन अगर एक गजपति ने अगर मार दिया, अगर सो-कॉल्ड पटनायक ने मार दिया, सो-कॉल्ड अगर एरियल एंटीना ने मार दिया SC/ST को, और अगर वो मर गया तो सरकारी बजट से SC/ST के फंड से पैसा नहीं मिलेगा। ये कैलकुलेशन लगाया जाएगा कि इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये देखो, और अगर उसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी निकलती है तो उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 1 करोड़ रुपया SC/ST को दिया जाएगा और उसको जेल भी भेजा जाएगा। ये ह्यूमन राइट्स लॉ। आपकी ताली क्यों कम बजी? आपको 1 करोड़ नहीं चाहिए क्या? अरे भाई तूने मारा ना, गलती तूने किया, क्राइम किसने किया? तूने किया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से तो भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट क्यों करेगी? किसको करना चाहिए? किसको करना चाहिए? जिसने क्राइम किया उसने करना चाहिए। बराबर है कि नहीं है? क्या कहते हो आप? जिसने क्राइम किया वो भर के देगा या गवर्नमेंट भर के देगी? क्राइम करने वाला भर के देगा। आवाज कम हो गई आपकी, डर रहे लगता है आप मुझे। आवाज कम हो गई। कौन देगा भर के पैसा? जिसने SC/ST को मारा वो भर के देगा या गवर्नमेंट देगी? गवर्नमेंट से तो लेना ही है, गवर्नमेंट को छोड़ना नहीं है। लेकिन पहला चार्ज लगाना है उसके ऊपर। किसके ऊपर में? क्राइम के ऊपर। और आप करके देखो, अब भी बता रहा हूं 50% से ज्यादा एट्रोसिटी खत्म हो जाएगी ओडिशा से। ये सारा जो गर्मी है ना इंडिया में, वो गर्मी पैसे की गर्मी है। किसकी गर्मी है? पैसे और धर्म की गर्मी है। पैसा, धर्म और सत्ता, 3 चीजों की गर्मी आती है, इसलिए वो दूसरे इंसान को मार रहा है। तो अब अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने क्या किया? अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री आफ्टर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार ऐसा काम किया जो आज तक कोई नहीं कर सकता। क्या काम किया अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने? पहली बार देश के
बच्चों की केस ह्यूमन राइट्स के तहत अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है वो फाइल की और वो केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं की। वो केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में फाइल क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि झंडा वंदन राष्ट्रगीत सिनेमा थिएटर में तो गाया जाना चाहिए, लेकिन हमारे कोर्ट में नहीं गाना चाहिए। मजे की बात देखो, थिएटर में तो होना चाहिए। तो मैं गुरुवार को बोला यार थिएटर में अगर हो सकता है तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में ही राष्ट्र गीत होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई जब आप कह रहे कि सारे भारतीयों को राष्ट्रगीत में खड़ा होना है, डेली खड़ा होना है। पहले तो हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को खड़े होते थे, अब वो कहते हैं कि अगर आप थिएटर जाओगे तो हर शो के पहले खड़ा होना है। तो मैंने थर्सडे को कहा यार, फिर थर्सडे को मैंने कहा कि यार फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए, पार्लियामेंट में क्यों नहीं होना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में क्यों नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मंदिरों और बुद्ध विहारों में और मस्जिदों में भी क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? बात बराबर है कि नहीं है? तो मेरी बात पता नहीं आजकल बहुत सारे लोग इंडिया में सुन लेते। तो मैं थर्सडे मीटिंग में कहा, और मैं इधर आने के पहले सैटरडे जब आ रहा था तो देखा तो फ्राइडे को एक एडवोकेट ने केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर आपका ऑर्डर अच्छा है, हम उसको मानते हैं, सब लोग मानेंगे। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस ऑर्डर को एक्सटेंड कीजिए और ये कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी हर दिन जो है झंडा वंदन होगा, हर दिन जो है वो राष्ट्रगीत गाया जाएगा। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। और इसमें हम वकील लोग भी खड़े होंगे और जज लोग भी खड़े होंगे। कोई गलत कहा क्या उसमें? तो हमारे जजेस कहते हैं हु आर यू, हु आर यू? एडवोकेट को कह रहे हैं जज हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हमारे माननीय जजेस कह रहे हैं हु आर यू? राइट और रॉन्ग, वी हैव पास द ऑर्डर्स, वी कैन नॉट ओवरस्ट्रेच इट नाउ। हु आर यू? आप कौन हो? सही या गलत ऑर्डर हमने पास किया और अब उस ऑर्डर को हम चेंज नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है? एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं माय ऑनर, आई एम टेलिंग हु आर वी। मैं अपने जज से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कह रहा हूं, माय ऑनर सर, हम आपको बताते हैं कि हम कौन हैं और हम आपको यह भी बता रहे कि आप कौन हैं। हम आपको बता रहे कि हम कौन हैं और हम आपको भी बताना चाहते हैं रिस्पेक्ट के साथ कि आप कौन हैं। हम भारत के नागरिक हैं और आप भी भारत के नागरिक हैं। I am also a citizen of India and you are also a citizen of India. और डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं होता, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाले देश के लोग होते हैं। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चलाना है ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता, वो देश के लोग डिसाइड करते हैं। इसलिए माय ऑनर सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम टेलिंग यू दैट आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू आर आल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन जो न्यायपालिका मुझे कहती हो कि हु आर यू, आप कैसे हमारे को सवाल पूछ सकते हो?
तो मेरे दिल में भारत के एक नागरिक होने के नाते सवाल उठता है कि क्या मेरी देश की न्यायपालिका मुझसे न्याय कर सकती है या नहीं कर सकती? क्या मेरी जुडिशरी मेरे साथ जस्टिस करेगी या नहीं करेगी? ये डाउट मेरे माइंड में जरूर आता है। और अब तक देख के ऐसा लगता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कि हमारे कोर्ट्स अच्छे हैं, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन ज्यादा करते हैं, ऑर्डर कम देते। इंटरप्रिटेशन ज्यादा करते हैं, ऑर्डर कम करते हैं। अभी नोटबंदी के ऊपर लोग कोर्ट्स गए, नोटबंदी पर कोर्ट में गए लोग, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई, उसका ऑर्डर आएगा तब तक 30 दिसंबर समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी की डेट समाप्त, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके बाद आएगा। हम अक्सर देखते थे कि पिक्चर में पुलिस पिक्चर खत्म होने के बाद आती है। हिंदी सिनेमा में पुलिस जो है वो कब आती है? पिक्चर समाप्त होने के पहले, जब हीरो अपना काम कर लेता है, विलन को हरा देता है, उसके बाद कौन पहुंचती है? पुलिस पहुंचती है। अभी आप मजे की बात देखिए, एक डॉक्टर के पास अगर एक पेशेंट गया, अगर वो मर रहा है तो वो पहले क्या करेगा? पहले उसको लाइफ सेविंग ड्रग देगा, बाद में उसका ऑपरेशन करना है वो करेगा, पर पहले उसको क्या देगा? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग उसको ट्रीटमेंट देगा। लेकिन हमारी जुडिशरी का कुछ ऐसा प्रोसेस है कि उसका डिसीजन सब होने के बाद आएगा। वो भी जब आएगा तो किसको करेक्ट करेंगे हमको नहीं मालूम। कोई ऑफिसर को स्ट्रिक्चर भी पास नहीं होगा, किसी का प्रमोशन भी रोका नहीं जाएगा, रिजर्व बैंक के लोगों का। प्राइम मिनिस्टर को तो आप कोई डायरेक्शन दे ही नहीं सकते, फिनेंस मिनिस्टर को डायरेक्शन नहीं दे सकता कोर्ट, देगे नहीं, हमको मालूम है। आपके जजमेंट्स को हमने भी पढ़ा है, पढ़ने की जरूरत करते हैं। तो इसलिए जब तक न्यायपालिका इस देश में प्रातिनिधिक नहीं होती, जब तक इस न्यायपालिका में SC, ST, DT&T और OBC और महिलाओं के जजेस नहीं आते, जब तक सुप्रीम कोर्ट के 6 से 8 बेंचेस देश के अलग अलग पोर्शंस में नहीं बनते, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में ह्यूमन राइट्स को लाकर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में बाउंडिंग नहीं किया जाता, बाइंडिंग नहीं किया जाता, और जब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आर्टिकल 312(3) में रिजर्वेशन नहीं लादा जाता, तब तक भारत के जुडिशियल जो ऑर्गन है स्टेट का, उसमें चेंज आने में दिक्कत आएगी। तो भारत में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने केस डाली सबसे पहली बार, और वो केस आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाला, 226 में हाई कोर्ट्स में नहीं डाला। भारत के 30.5 करोड़ लोगों की, SC, ST लोगों के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की केस और फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को रियलाइज करने की केस अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने कोर्ट में नहीं डाला। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने इंडियन स्टेट को पिटीशन किया, इंडियन स्टेट को पिटीशन किया। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के इतिहास में 32 और 226 में नई केस डाली गई, आर्टिकल 19(1)(1)(c) में डाली गई, और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में डाली गई, सीडा 1965 में डाली गई, और सीडा 1979 में डाली गई, ICRD 1965 में डाली गई। और आपको मजे की बात बता रहा हूं कि भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा केस सबसे पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर के बाद API ने डाला, और वो केस को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक्सेप्ट किया। वो केस को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक्सेप्ट किया। प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट ने 2 मंत्रालय को रेफर किया, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने 2 मंत्रालय को रेफर किया, और पार्लियामेंट ने भी 2 मंत्रालय को रेफर किया। पहली बार ऐसा हुआ। अब इसका क्या मतलब होता है, यह समझने की जरूरत है। इसका मतलब यह होता है, क्या मतलब होता है कि अब देश में SC, ST के जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो सक्सेसफुल
वायलेशन किया ह्यूमन राइट्स में, अब उसको इस देश में इंडियन स्टेट को करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर्स को करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा, लोकल सेल्फ बॉडीज को करना पड़ेगा, और वो ड्यू रिस्पेक्ट जुडिशरी को भी इसमें दखल देनी पड़ेगी, इसको देखना पड़ेगा। और एपीआई को पूछे बगैर SC/ST के इश्यू पर आज देश में कोई गलत काम ये लोग नहीं कर सकेंगे, ये काम हमने देश में कर दिया। बिना एक MP को जिताए, बिना एक मेंबर पार्लियामेंट के, बिना एक MLA के, आज एपीआई ने इस देश की सरकार और पार्लियामेंट को मजबूर कर दिया कि SC/ST के इश्यू पर आप एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते, और बड़ा भी कदम अगर अच्छा उठाना है तो बगैर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को पूछे आप वो कदम नहीं उठा सकते। अब ये काम मैं उड़ीसा में करने जा रहा हूं, क्योंकि उड़ीसा में मैं आता हूं, उड़ीसा को मैं स्पेशल प्यार किया है। 2004 से मैं आ रहा हूं और मैं हरदम ये कहता हूं कि उड़ीसा के लोगों से मेरा विशेष प्रेम है, मेरी विशेष लगाव है, और उसके पीछे कुछ कारण है। उसके पीछे केवल ये कारण नहीं कि ये कलिंग भूमि थी या भूमि का राजा जो बुद्धिस्ट थे उनका रूल यहाँ रहा, वो तो एक हिस्टोरिकल रीजन है, लेकिन मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि मानवता की बात को लेकर, अंबेडकरिज्म की बात को लेकर, बाबा साहब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की बात को लेकर अगर इंडिया में, ईस्टर्न उड़ीसा, ईस्टर्न इंडिया में नहीं, अगर महाराष्ट्र के बाद पूरे इंडिया में कोई स्टेट सबसे आगे जाएगा तो वो उड़ीसा जाएगा, ऐसा मेरा पहले से मानना। और इस बात को मैं देख चुका हूं, एक बार नहीं 1000 बार इसको टेस्ट कर चुका हूं, और मुझे आप लोगों पर विश्वास है, मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि अब उड़ीसा केवल पूर्व भारत में नहीं, पूरे भारत में, जैसे महाराष्ट्र ने और दक्षिण भारत में तमिलनाडु ने, आंध्र ने, कर्नाटक ने, वेस्टर्न यूपी ने, ईस्टर्न पंजाब ने, जैसे बाबा साहब अंबेडकर के समय में जब चेंज लाने के लिए मूवमेंट को चलाया, अब मुझे पूरा विश्वास है कि उड़ीसा के लोग ये उड़ीसा में ही नहीं करेंगे, अब उड़ीसा से पूरे इंडिया में ये बदलाव की लहर जो है वो चलेगी। तो इसलिए अब ये काम मैं उड़ीसा में करना चाहता हूं। अभी आप लोगों ने उड़ीसा में बहुत मार लिया SC/ST के लोगों को, ये गंजम गजपति जो लोग हैं, आप लोगों ने पंडा पुरोहित के लोगों ने, आप लोगों ने बहुत अन्याय अत्याचार कर लिया SC/ST के लोगों को उड़ीसा से। अभी मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, और वार्निंग अच्छे के लिए दे रहा हूं, सुधरने के लिए दे रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स को समझने की नसीहत दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। आपसे कह रहा हूं कि ये काम जल्द से जल्द बंद करो, 6 महीना मैं आपको दे रहा हूं, ये काम जल्द से जल्द बंद करो, मैं आपको केवल 6 महीना दे रहा हूं। 6 महीने के बाद आप ये मत बोलना कि हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट को कहां लटका दिया इस व्यक्ति ने, ये बात आप मुझे मत बोलना। 6 महीने के बाद, 14 अप्रैल के बाद ये मत बोल देना कि उड़ीसा गवर्नमेंट को विजय मानकर ने कहां ट्रैप किया, कहां आपको अकाउंटेबल बनाया, और कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी को फॉरेन घूमना पड़ रहा है, वैसे ही आपको पूरे भारत और फॉरेन में घूमना पड़े। आपके पास अगर चीफ मिनिस्टर की ताकत होगी तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि वो जिम्मेदारी आपको उड़ीसा के लोगों ने दी है, वो मूलभूत अधिकार और मानव अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं दी है, वो उसको संरक्षण करने के लिए, उसे साकार करने के लिए दी है। और आप चीफ मिनिस्टर होंगे, आप मिनिस्टर होंगे, आप बिजनेसमैन होंगे, आपके पास जमीन होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखो, ना राजनीतिक सत्ता की ताकत सबसे बड़ी होती है और ना धर्म की सत्ता की ताकत सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी ताकत ये मानवतावाद की होती है, बुद्धिवाद की होती है, इस बात को ध्यान रखना।
इंसानियत के ताकत के आगे एटम बम को भी खड़े रहना पड़ता है। ये इंसानियत की ताकत है। इसलिए आप इस बात को जल्दी खत्म करो। और मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, SC ST के लोगों से, SC ST के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब डरना बंद करो। अब आपको इस देश में कोई टच नहीं कर सकता। विजय मानकर आपको इस देश में टच नहीं करना। और अगर वो टच करेगा तो मैं उसको डबल टच करूंगा। वो डबल टच करेगा तो मैं उसको ट्रिपल टच करूंगा। और ये टचिंग के गेम में ऐसा ना हो कि आपकी पूरी टचिंग निकल जाए। तो इसलिए अभी इनको डरना बंद करो। अब डरने का समय नहीं, अब डराने का समय आ गया है। अब रोने का समय नहीं, अब रुलाने का समय आ गया है। अभी हारने का समय नहीं, अभी हराने का समय आ गया है इंडिया के अंदर। तो इसलिए जो है आप डरना छोड़ दो। और मैं आपको वचन देके जा रहा हूं, 6 महीने के अंदर आपको पूछे बगैर API को उड़ीसा में ये SC ST के इशू पर कोई काम नहीं करेगा। चाहे आपका एक MLA हो या ना हो। MLA आप बाद में जिता देना चाहो तो 19 में, लेकिन 14 अप्रैल के बाद मैं आपको अभी वचन देके जाता हूं, मैं इनको सिखा के जाऊंगा। और ये लोगों ने किया या नहीं किया ये आप पूछना इनको। आप लोगों को पूछना, मैं भी सिखा के जाऊंगा मीटिंग में कि सर ने जो बताया वो किया या नहीं किया। डेली पूछना है, लेटर डाला कि नहीं डाला, RTI डाला कि नहीं डाला, पिटीशन किया कि नहीं किया, डेली पूछना है। मैं भी पढ़ा के जाऊंगा आप लोगों को। और 6 महीने के अंदर आपको बगैर MLA के SC ST के इशू पर उड़ीसा में आपको कोई टच नहीं करेगा। ये मेरा आपसे वादा है आप लोगों से। ठीक है, हमने रास्ता ढूंढ लिया, हमने रास्ता ढूंढ लिया है। हाथी रास्ता भटक गया है, कोर्ट ने रास्ता ढूंढ लिया है। हाथी रास्ता भटक गया है, कोर्ट ने रास्ता ढूंढ लिया है। और जैसा अभी मैंने SC ST के लिए किया है, मैंने खुद को वचन दिया है और मेरे OBC और माइनॉरिटी के लोगों को मैंने वचन दिया है कि ये बारिश में जैसे बौद्ध भिक्खु वर्षावास करते थे वैसा 3 महीना मैं वर्षावास करूंगा। और 14 अप्रैल के बाद SC ST का तो मैंने काम किया, अब OBC और माइनॉरिटीज का रास्ता इस देश में निकाल कर अगला धम्म चक्र प्रवर्तन अक्टूबर तक, ये 14 अप्रैल के बाद इस बारिश में मैं OBC और माइनॉरिटी का रास्ता निकालूंगा। और उसके बाद में ये काली टोपी वाले लोगों को कह रहा हूं कि आपका हाफ पैंट चेंज मैंने ही कराया है, इसको याद रखना। आप पैंट मैंने ही चेंज कराया है, इसको याद रखो। 4 साल से मैं बोल रहा था यार बच्चा 18 साल का होता है वो जीन्स पहनता है, फुल पैंट पहनता है, ट्राउजर पहनता है। आजकल तो लड़के क्या लड़कियां भी पहनने लग गई और पहनना चाहिए। और आप 80 साल के हो गए, आपको शर्म ही नहीं आ रही, अभी तक हाफ पैंट में घूम रहे। मुझे मालूम है आप और किसी की बात मानो या ना मानो, विजय भास्कर की बात मानते हो, ये बात मुझे मालूम है। तो इसलिए आपका शुक्र मानो मैंने आपको हाफ पैंट की जगह फुल पैंट पहनाया। गांधी जी की तरह आपको कपड़ा उतारने को नहीं बोला। अब मैं आपकी टोपी का कलर चेंज करने वाला हूं। अभी मैं आपकी काली टोपी का कलर चेंज करने वाला हूं और आप लोगों से पूछूंगा इनको कौन सी टोपी पहना। गंदी नहीं करेंगे नीली को, नीली को अभी गंदी नहीं करना है। पहले मैं इनको सफेद टोपी पहनाऊंगा, बाद में इनको सेंद्री टोपी पहनाऊंगा, बाद में और कोई एक कलर देखूंगा। उसके बाद जब लगेगा कि इनका दिमाग क्या हो गया है, उसके बाद ही आप नीली टोपी को टच करने के लायक बनेंगे, तब तक आप टच करने के लायक। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं काली टोपी वालों, ये जो गलत काम आपने 3600 काम साल किया उसको छोड़ो।
इस देश का, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, वो हमारे नागरिक है इस देश के, वो हमारे भारतीय है इस देश का। चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, ये सब इस देश के मूल निवासी है, यहाँ के इंडिजिनियस पीपल है, ये सारे भारत के नागरिक है। आप बाहर से आए ये हमें मालूम है, हम यहाँ थे, आप बाहर से आए। पहले ब्लैक सी से कैस्पियन सी गए, फिर कैस्पियन सी से ईरान आए, फिर ईरान से अफगानिस्तान आए, फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान से आए, अब पाकिस्तान से फिर आए, आप कहां पर आए? यूपी के अंदर में, फिर यूपी से पहुंच गए पुरी के अंदर, फिर पहुंच गए उधर उडुपी के अंदर में, फिर पहुंच गए उधर नागपुर में, उधर पुणे में, हमको मालूम है। अब जब आप आए तो हमने आपका पासपोर्ट भी नहीं पूछा, वीजा भी नहीं पूछा, आपका पासपोर्ट भी नहीं पूछा, वीजा भी नहीं पूछा, और हमको पासपोर्ट वीजा बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम यहाँ पर हजारों साल से जो है वो यही इस माटी में रहते हैं, इस देश के नागवंशी लोग, असुर लोग। तो इसलिए अभी ये गलत काम करना छोड़ो, नहीं तो मुझे मालूम है कि आपकी दौड़ ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान तक, आप नागपुर से दौड़ोगे ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान तक जाओगे, और पाकिस्तान की बॉर्डर आप क्रॉस नहीं कर सकते, ये मुझे मालूम है। आप नागपुर से उठोगे पाकिस्तान बॉर्डर जाओगे, आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों क्रॉस नहीं कर सकते? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर आपने साइन किया, इंटरनेशनल लॉ है। आज जिस दिन आप बॉर्डर क्रॉस करोगे, आप पे ऊपर दोषारोपण हो जाएगा, दुनिया आपके खिलाफ एक्शन लेगी। ये आपको भी लॉ मालूम है, मुझे आपसे ज्यादा मालूम है। इसलिए रोज रोज का ड्रामा, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, वो स्ट्राइक कर देंगे, वो स्ट्राइक कर देंगे। अरे ये हड़ताल अब नई सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो नोट पे स्ट्राइक कर दिया। तो ये जो है रोज रोज का हेडेक, रोज रोज का देश के लोगों को तकलीफ देना, बेवकूफ बनाना छोड़ो, नहीं तो विजय मानकर ने आपका इंतजाम कर लिया है, इसको कृपा करके ध्यान में रखो। 14 अप्रैल तक मुझे शांति है, क्योंकि 14 अप्रैल तक मैं शांत रहूंगा। उड़ीसा और महाराष्ट्र का इलेक्शन है लोकल बॉडी के, थोड़ा कुछ स्टेट के इलेक्शन है, उसमें इलेक्शन लड़ाऊंगा 14 अप्रैल को। सब ठीक रहा तो इसी ईस्टर्न इंडिया में हमारी 14 अप्रैल होगी। स्टेट कहां होगा ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन टेंटेटिवली वो झारखंड में होगा, बिरसा मुंडा की भूमि में होगा। ये मैं आपको जो है, सब ठीक रहा तो झारखंड में इस बार का 14 अप्रैल होगा, लेकिन अभी कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है, इसलिए मैं उसको ओपन नहीं कर रहा हूं। लेकिन जहां तक झारखंड में होगा, 14 अप्रैल के बाद मैं ओबीसी और माइनॉरिटीज का ये काम करूंगा। तो साथियों, हमें क्या काम करना होगा? कुछ बातों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान में रखने की जरूरत है? कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्लोगन, इट इज अ लॉ। Constitution is not a slogan, it is a law. It is the fundamental law in Supreme Court. Today, our country or any other country of the world is not only governed by the constitutional law, it is governed by two laws. One is the constitutional law and another is the international law. दो चीजें पहले हमें समझ कर लेना होगा। एक, कि संविधान ये स्लोगन नहीं होता है, ये कानून होता है, ये सुप्रीम और फंडामेंटल कानून होता है। दूसरी बात, अब हमारा देश या दूसरा कोई भी देश केवल संवैधानिक कानून से नहीं चलता, ये दो कानूनों से चलता है, संवैधानिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये पहली बात को समझना। दूसरी बात, अगर भारत में हमें सही में लगता है कि जातीय भेदभाव समाप्त हो, आदिवासियों के साथ हो रहा भेदभाव समाप्त हो, महिलाओं के साथ हो रहा भेदभाव पूर्णतः समाप्त हो, माइनॉरिटीज के साथ हो रहा भेदभाव समाप्त हो, ओबीसी के साथ हो रहा भेदभाव समाप्त हो, और सबको डिग्निटी, राइट्स एंड डेवलपमेंट, ये तीन चीजें गारंटीड हो, तो हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स को लाना पड़ेगा। ये पहला काम करना पड़ेगा। दूसरा काम, हमें 2 ओवरराइडिंग लॉज बनाने पड़ेंगे देश में, ओवरराइडिंग लॉज जो पूरे भारत पर अप्लाई होंगे। एक बनाना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स एक्ट, जो अभी बना है उसको अमेंड करके एनलार्ज करना पड़ेगा।
उसमें ह्यूमन राइट्स कोड, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी को क्लियरली लाना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स प्लान, जेंडर प्लान, इक्वालिटी प्लान को क्लियरली लाना पड़ेगा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एबॉलिशन प्लान को क्लियरली लाना पड़ेगा। और वो लॉ पार्लियामेंट पर, गवर्नमेंट पे और तमाम पब्लिक अथॉरिटीज पे और प्राइवेट एंटिटीज पे बाइंडिंग होगा। ये काम हमें करना होगा। तीसरा एक काम करना होगा, हमें अफर्मेटिव एक्शन एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन लॉ को बनाना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की कई कमेटियों ने 2008 से 2012 तक जो भारत सरकार के ऊपर मानव अधिकारों का रिव्यू किया, उसमें इस बात को कहा है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए ये लॉ बनाना है। पर इंडिया की पार्लियामेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको नहीं बनाया। तो अब मैं ये देखूंगा कि इंडिया की पार्लियामेंट और इंडिया की गवर्नमेंट ऐसा लॉ देश में बनाएगी। इसको अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देखेगी, क्योंकि राइट्स ये एक दिनों में नहीं मिलते। कोई भी आंदोलन बेसिकली 3 चीजों के लिए होता है। किन 3 चीजों के लिए होता है? राइट्स, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। राइट्स, डिग्निटी, डेवलपमेंट, 3 चीजों के लिए बेसिकली आंदोलन होता है। और कोई भी राइट्स एक दिन में सिक्योर्ड नहीं होते। वर्ल्ड हिस्ट्री कहती है कि मैग्ना कार्टा के बाद 1215 के बाद अभी तक पूरी तरह राइट्स रियलाइज नहीं हुए ह्यूमन हिस्ट्री में। आज भी राइट्स का आंदोलन जारी है दुनिया में। तो इसलिए राइट्स एक दिन में सिक्योर नहीं होते। राइट्स के लिए आंदोलन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो एपीआई इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन डे और ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट कर रही है विद पॉजिटिव एक्शन पूरे देश में 15 दिन, और अगले साल बहुत बड़े पैमाने पर और करेगी, क्योंकि हम राइट्स, डिग्निटी और डेवलपमेंट को एक आंदोलन बनाना चाहते हैं इस देश में, ह्यूमन राइट्स को लाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को साकार करने। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स लाना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स एक्ट को एनलार्ज करना पड़ेगा, एंटी डिस्क्रिमिनेशन अफर्मेटिव एक्शन लॉ को बनाना पड़ेगा, जुडिशरी को जो 6 प्रिंसिपल्स है, बैंगलोर प्रिंसिपल्स, उस पर रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी। इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, इक्वालिटी। These are the 6 प्रिंसिपल्स, बैंगलोर प्रिंसिपल, जो संयुक्त राष्ट्र के इसमें पूरे दुनिया की जुडिशरी ने माना, इंक्लूडिंग द इंडियन जुडिशरी। उसके आधार पर जुडिशरी को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जुडिशरी में रिजर्वेशन लाना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की कमेटियों ने बोला है, हमारी SC/ST का कमीशन ने भी बोला है। उसके बाद 6 से 8 बेंचेस बनाना पड़ेगा। संविधान में इंटरप्रिटेशन के लिए ह्यूमन राइट्स को, जुडिशरी को बाइंड करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो है उसको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, पार्टिसिपेटरी बनाना पड़ेगा। और इस देश का जो बजट है, वो बजट में 3 प्लान्स को कंपलसरी बनाने का प्रोविजन लाना पड़ेगा। कौन से 3 प्लान? ह्यूमन राइट्स प्लान, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एबॉलिशन प्लान, जेंडर प्लान एंड इक्वालिटी प्लान। ये 3 प्लान हमारे राष्ट्रीय बजट में कंपलसरी लाने होंगे। और इसको लेकर अब 20 दिसंबर को हम बड़ा जन आंदोलन करने जा रहे हैं। और आपको मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि अब इस साल 20 सितंबर को जो हम जन आंदोलन कर रहे हैं पीपल्स बजट पर, लोगों के बजट पर, उसमें हम पहली बार मैं भारत सरकार को बाइंड कर रहा हूं, मानव अधिकारों के प्लानिंग के तहत बाइंड कर रहा हूं कि आपके टोटल बजट से, इंक्लूडिंग द रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, not only as a proportion of the planned expenditure but including the revenue expenditure and capital expenditure, total expenditure का 20% बजट
टोटल एक्सपेंडिचर का 20% बजट ये SC/ST के लिए एलोकेटेड होना चाहिए। ऐसा जो है वो बाइंडिंग में सरकार को ला रहा हूं इसे। और OBC के लिए अभी तक सेपरेट प्लान नहीं है बजट में, तो OBC का हेड खुले, सेपरेट प्लान है बजट में, ये मैं कोशिश कर रहा हूं। और माइनॉरिटीज के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो बजट में एलोकेशन हो, इसके लिए भी मैं प्रोविजन कर रहा हूं। और भारत के तमाम जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए भी स्पेशल पॉलिसी होना चाहिए, ये मैं बाइंडिंग कर रहा हूं। तो बजट को चेंज करना पड़ेगा। सरकार की पॉलिसी बनने के पहले, बनने के बाद नहीं, पार्लियामेंट और असेंबली का लॉ बनने के पहले वो लॉ कैसा बने, इसमें हमको अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करना होगा। इसे कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बनने के पहले से इंप्लीमेंटेशन तक, बनने से पहले इंप्लीमेंटेशन तक वो फेयर हो, इक्विटेबल हो, इक्वल हो, पार्टिसिपेटरी हो। ये जो रूल ऑफ लॉ की प्रोसेस है उसको लाना पड़ेगा। यानी भारत में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ को साकार करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ को साकार करना पड़ेगा भारत के अंदर। ये काम करना पड़ेगा। और इसके साथ एक काम और करना पड़ेगा कि भारत की चुनावी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। भारत की चुनावी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और आप लोगों के लिए खुशी की बात है, सारे लोगों के लिए और बाकी देशवासियों के लिए भी, कि सब ठीक रहा तो MLA MP का इलेक्शन लड़ने के लिए बजट से पैसा मिलने वाला है, और वो API के वजह से मिलने वाला है। क्योंकि API ने जो पहला चार्टर किया 2014 में 1 जून को, उसमें पहली बार मैंने देश में ये कहा कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप इलेक्शन करवा रहे हो लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप कैंडिडेट पे सीलिंग लगा रहे, पार्टी पे और थर्ड पार्टी पे सीलिंग नहीं लगा रहे। आपने गरीब लोगों को बजट से पैसा में लड़ने के लिए पैसा नहीं दिया, वो कैसे लड़ेगा? अमीर और गरीब में कैसा इलेक्शन हो सकता है? पावरफुल और वीक में कैसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है? ये इलेक्शन डेमोक्रेसी का इलेक्शन नहीं है। तो कृपा करके आप इसको कुछ भी और कहो, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन मत कहो। और ये अगर आप नहीं करोगे तो भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, इसको डिक्लेयर करो। तो ये जो बात मैंने बाइंड किया उसका नतीजा आ रहा है। अब भारत में पार्टियों को और कैंडिडेट्स को सब ठीक रहा तो 19 में भी पैसा मिल सकता है। 19 में नहीं मिला तो 24 तक तो आ ही जाएगा। MP MLA की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, EVM में VPAT लगाना पड़ेगा, मीडिया में सबका चेहरा और ओपिनियन दिखाना पड़ेगा। मीडिया में एक ही का चेहरा दिखाता है, दूसरे का चेहरा क्यों भाई, क्यों इतना जलसी करते हो? अगर राहुल गांधी दिख जाए, अगर नरेंद्र मोदी दिख जाए, अगर अरुण जेटली दिख जाए, स्मृति ईरानी दिख जाए, सुषमा स्वराज दिख जाए, या और कोई दिख जाए, उसके साथ हमारे छविलाल नियाल दिख जाए, हिमांशु बीबर दिख जाए, विजय बेहरा दिख जाए, ममता सुषमा दिख जाए, तो क्या बुरी बात है यार? लोग बोलेंगे यार ये भी अच्छे दिखते हैं, ये भी अच्छे दिखते हैं, ये भी स्मार्ट है, इनको भी कुछ आता है। इंडिया के लोग जरूर सोचेंगे कि नहीं इनको भी आता है। ये क्या तरीका है? आप तो राहुल गांधी को चमका देते हो, स्मृति ईरानी को चमका देते हो, और नरेंद्र मोदी जी को भी चमका देते हो, और हमारे आदमी को टेलीविजन पर भी नहीं दिखाते। तो टेलीविजन को अंदर लॉ बनाना पड़ेगा, सबको दिखाना पड़ेगा। उसका एडवर्टीजमेंट के लिए सबको फेयर चार्जेस होना चाहिए, वो करना पड़ेगा। और इसके साथ जो है आपको इस देश के अंदर में ये चुनावी व्यवस्था को बदलकर इस देश की पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक करके। और एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि इधर ये जो प्राइवेट सेक्टर आ गया, क्या आ गया है? प्राइवेट सेक्टर। पार्लियामेंट को तो मैंने बता दिया, इनको समझ ही नहीं रहा। 750 लोगों को रोज चिल्लाते, और मैं कह रहा हूं भाई 1500 करो, डबल करो। ये हमारे लोगों को आने दो, वो भी संभालेंगे पार्लियामेंट को। आपकी कमेटीज को संभालने के लिए आप में कैपेसिटी नहीं रही है। 50 कमेटी है, 10 MP है, एक कमेटी में लगभग संभल नहीं रहा है, 10 में एक को नहीं आ रहा है। पार्लियामेंट में काम नहीं कर पा रहा है।
देश में कानून कैसा बनेगा? तो मैं कह रहा हूं डबल करो, हमारे लोगों को भी आने दो, हम संभालेंगे पार्लियामेंट को। आप एक काम करो, आप रोड के ऊपर पॉलिटिक्स करो, हम लॉ बनाएंगे, हम पार्लियामेंट को संभालेंगे। डबल तो करो एमपी को। तो पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और जुडिशरी तो मैंने बता दिया, ह्यूमन राइट्स का बता दिया, इलेक्टोरल सिस्टम बताया, और एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये जो प्राइवेट सेक्टर आ गया, तो प्राइवेट सेक्टर आए, बिजनेस करे, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट सेक्टर आए, बिजनेस करे, कोई दिक्कत नहीं। ये प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन को लाना पड़ेगा SC, ST, OBCs और माइनॉरिटीज के लिए। रिजर्वेशन बोलूंगा तो ज्यादा ताली बजेगी आप, मैं जानता हूं। अफर्मेटिव एक्शन बोलूंगा तो ताली कम बजेगी, लेकिन मैं अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर रहा हूं, अफर्मेटिव एक्शन। समझने के लिए रिजर्वेशन समझ जाओ। कंपनियों में अफर्मेटिव एक्शन लाना पड़ेगा SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लिए, महिलाओं के लिए। जो कंपनी अफर्मेटिव एक्शन को और ह्यूमन राइट्स के प्लान को लागू नहीं करती, उसको इस देश के बजट से, इस देश के लोगों से एक भी पैसा नहीं मिलेगा, एक भी लोन ठीक से नहीं मिलेगा, बजट से टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगी, हवा भी नहीं मिलेगा। कंपनी को, कंपनी का डायरेक्टर हवा खा सकता है, लेकिन कंपनी के लिए हवा, अगर अफर्मेटिव एक्शन लागू करते हो तो मिलेगा, नहीं लागू करते हो तो नहीं मिलेगा। और नौकरियां मांगने से केवल काम नहीं होगा, अब उसके आगे जाके हर कंपनी में कम से कम 10 से 20% बहुजन समाज का शेयर इक्विटी होल्डर होना चाहिए। ऐसा पॉलिसी जो है वो देश में लाना पड़ेगा। जब ये सब वो देश में हो जाएगा, जब पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, जुडिशरी, इलेक्टोरल सिस्टम और प्राइवेट सेक्टर में इतना बदलाव आएगा, तब जाके भारत में मानव अधिकार और मूलभूत अधिकार साकार होंगे। ये काम अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया कर रही है, ये काम अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया करके दिखाएगी। ये काम आप सबको मिलके करना है, और इसका जो आगाज जो है, इसकी शुरुआत हमने 15 अगस्त से कर दी है, और अब इस फरवरी में इस आगाज को हम बड़े पैमाने पर करके दिखाएंगे। उड़ीसा की पंचायत की एक भी सीट खाली ना जाए, उड़ीसा की हर सीट पे अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को इलेक्शन लड़ना है, और लाखों की संख्या में वोटिंग लेके जो है वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को जिताना है। ये दिखा देना है कि उड़ीसा में अब अम्बेडकराइट लोगों के बगैर उड़ीसा नहीं चलेगा। ऐसी बात करते हुए ये काम मानव अधिकार और मूलभूत अधिकार साकार करने का ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन रेवोल्यूशन हम भारत और दुनिया में लाएंगे, और इसके लिए हम इस चीज को अब इंडिया में करके रहेंगे। अब हमको कोई इंडिया में इससे रोक नहीं सकता। ऐसी बात करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। लॉन्ग लिव द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ इंडिया, लॉन्ग लिव द ह्यूमन rights, long live the people of the world, long live the human rights, long live the people of the world. जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय प्रबुद्ध भारत, जय प्रबुद्ध विश्व।